हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टॉक विद रजत के ऑल न्यू एपिसोड में। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जो कि सच बे धड़क टीवी चैनल के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ है। इसी के साथ ही बहुत ही कमाल के मोटिवेशन स्पीकर और स्पिरिचुअल स्पीकर है, दी वन एंड ओनली विनायक शर्मा सर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब परिवार में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रजत। सर, विनायक शर्मा से दी विनायक शर्मा बनने तक का सफर किस तरीके से तय हुआ और आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। देखिए, मैं तो विनायक ही हूँ, जो दी विनायक शर्मा तो ऐसा कुछ फील होता नहीं है। जो नाम घर वालों ने दे दिया, परिवार ने दे दिया, विनायक जो नाम है, इसी नाम से आज पहचान है, इसी से लोग जानते हैं। और मूल तो मैं कहता हूँ ये नाम भी पहचान नहीं है, पहचान तो ये है कि हम ईश्वर के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं। और जो भगवान का अंश होता है उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी आती नहीं, दिक्कत आती नहीं। तो यह सोच के जो भी व्यक्ति अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है, ये पूरा ब्रह्मांड, ये प्रकृति उसकी सहायता करती है। और जो वो इच्छा करता है उसे जीवन में मिलती है। अगर मैं विनायक सोच के करता तो विनायक में तो इतनी क्षमता नहीं है कि कुछ कर पाए, लेकिन मैं उस ईश्वर का अंश सोच के जब किया तो जीवन में जिस ओर गए वहां सफलता मिली। और विनायक तो शब्द मात्र भी ईश्वर का स्वरूप है। बिल्कुल, भगवान गणेश जी का नाम विनायक बिल्कुल। है, गरुड़ जी का नाम विनायक है, गरुड़ को भी एक नाम पक्षीराज विनायक है। लेकिन सर, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैं आपकी जर्नी के बारे में पढ़ रहा था तो जी, शुरुआत हुई थी आध्यात्मिक शिक्षा से, जो आपने चूरू से जी। प्राप्त की। ऋषिकुल ब्रह्मचार्य जी। आश्रम में पढ़ा था। हाँ, तो आपकी और मेरी एज में ज्यादा फर्क नहीं है, तो जी। जनरेशन हम सेम मान सकते हैं। जी, तो आज की जनरेशन हम जब देखते हैं तो आजकल पेरेंट्स का भी ये रहता है कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है, जी, एंड मॉडर्न जमाने में जो है कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। जी। ऐसे में आखिरकार आपके पेरेंट्स को और आपका ऐसा क्या रुझान रहा कि आध्यात्मिक शिक्षा को जो है आपने ज्यादा महत्व दिया? देखिए, परिवार की बात करें तो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, और जो कई रिलेटिव हैं वो सब वहीं से पढ़े हुए थे, तो उन्होंने प्रेरित किया कि इस ओर डालना चाहिए। बाकी मेरा बचपन से ही रुचि, 3 वर्ष की आयु से मैं रामचरितमानस की चौपाइयाँ बोलने लग गया था, मैं मंत्र बोलने लग गया, कि मेरी रुचि उसी तरफ थी। देखिए, इंग्लिश तो केवल भाषा है, मीडियम है केवल एक किसी चीज़ को समझाने का। लेकिन भारत तो वो देश है जहाँ पर बिना बोले भी समझाया जाता है, जहाँ आत्मा से आत्मा बात करती है, जहाँ पर हमने टेलीपैथी के बारे में सुना है। तो हम तो आत्मा का अध्ययन करने वाले लोग हैं। भारत के अंदर हम सोचें कि इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ा के केवल हम एक सोसाइटी का स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अध्ययन तो सही में देखा जाए वो आत्मा का ही है, अध्यात्म ही है। तो आज भी जो मैं कहूँगा कि जो और पेरेंट्स अगर वो सोचे कि हम हमारे बच्चों को गुरुकुल में, ऋषिकुल में या प्रारंभिक शिक्षा के अंदर भारतीय संस्कृति के अंदर ना डालें, इससे कोई उनको हानि होगी नहीं, कोई हानि नहीं। व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं आएगा, एंजाइटी उसको नहीं होगी, आत्मविश्वास बहुत प्रबल हो जाएगा। और बात रही इंग्लिश मीडियम की, तो बाद में मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, मैंने सारे कोर्सेज बहुत आसानी से सीखे। आत्मबल इतना प्रबल हो जाएगा कि और भाषाएं सीखने में इतना समय नहीं लगेगा। जी। इसी के साथ ही सर, जैसे कि आपके बारे में जो मैं पढ़ रहा था, पता चला कश्मीर घाटी का भी कुछ किस्सा था जो कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा। हाँ, देखिए, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, विद्यार्थी जीवन के अंदर बड़े संघर्षशील रहे, युवाओं के मुद्दों को उठाते थे, छात्र जीवन के अंदर छात्र हितों के मुद्दों को उठाते थे, आंदोलन करते थे। तो एनआईटी श्रीनगर के अंदर एक इश्यू हुआ जी, कि वहां पर रहने वाले बच्चों को वहां की कुछ संगठनों द्वारा, हिजबुल मुजाहिदीन एक संगठन था, आतंकी संगठन था, जिसके चीफ बुरहान वानी हुआ करते थे। तो वहां धमकी दे दी गई कि तिरंगा लहराए तो जान से मार देंगे। वो बच्चे वहां पर फंस गए और आपने लहरा दिया। हमने उसके घर के बाहर ही तिरंगा लहराया। बुरहान वानी के घर के बाहर त्राल गांव के अंदर हमने तिरंगा लहराया, जो पहली बार था। जी। हम पर अटैक भी हुआ। तो राजस्थान से वहां कश्मीर तक? बिल्कुल, हमने तो घोषणा की, बकायदा दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन किया, कैंप लगाया, वहां से हमने घोषणा की, क्योंकि वो बच्चे वापस जाने में डर रहे थे कि हम श्रीनगर में कैसे रहेंगे, ये हिजबुल वाले हमें मार देंगे। तो हमने घोषणा की कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं, भारत हमारा देश है, यहाँ पर आतंक की कोई जगह नहीं, हमें भारतीय सेना पर, भारतीय सैन्य बल पर पूरा भरोसा है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब भारत के प्रति अलख आपके हृदय में होगी तो आप एकदम निर्भय हो जाएंगे। और आप देखिए, प्रकृति ने हमारा साथ दिया, सीआरपीएफ ने हमारा साथ दिया, सेना ने हमारा साथ दिया, उसी के घर के बाहर हमने तिरंगा लहराया और आपके सामने सही सलामत बैठे। बिल्कुल जी। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हम इसको बोल सकते हैं कि आप उसमें शामिल हो चुके थे? हाँ, मतलब नीति थी, मतलब राजनीति है। देखिए, राज में अनीति बहुत ज्यादा आ गई आजकल, लेकिन हमने तो उस समय नीति की थी कि जो छात्र हितों के लिए आवश्यक है,
क्योंकि सबसे पहली सीढ़ी राजनीति की छात्र जीवन ही होता है, जहां से वह घर से निकलता है स्वतंत्र अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लड़ता है। तो आज जो भी असहाय कोई आता था, कोई गरीब वर्ग से आता था, कोई किसान वर्ग से आता था, आज जयपुर में उनका कोई सहायता करने वाला नहीं है। कैसे वो पढ़े, कई फ्रॉड उनके साथ हो जाते थे। उन सभी के हितों के लिए हमने संघर्ष किया जी। तो फिर जर्नलिज्म में आपका आना कैसे हुआ? ये तय नहीं था ना, मैंने इसकी कोई पढ़ाई की, मैंने ना कोई बीजेएमसी किया, हाँ। ना मैंने कोई एमजेएमसी किया जी। लेकिन कहते हैं ना कि प्रकृति ने आपके लिए कुछ चुन रखा होता है, बस स्वतः आपको उस कंडीशन के अंदर ले आती है। ऐसा कोई मेरी प्लानिंग नहीं थी कि कभी मैं जर्नलिज्म में जाऊंगा, क्योंकि जब छात्र राजनीति में थे तो इंटरव्यूज दिया करते थे, खबर छपवाया करते थे, है ना। लेकिन इस ओर आ जाऊंगा, इसका 1% भी मुझे चांसेस कभी नहीं लगा कि मैं 1% भी कभी मीडिया में चला जाऊंगा। लेकिन 2018 के अंदर ऐसा ही मन में भाव आया कि यार अपन बोल अच्छा सकते हैं, अपन अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो इसके लिए मीडिया एक माध्यम बन सकती है। तो मैं एक निजी चैनल के अंदर मैं एज ए इंटर्न के तौर पे गया, लेकिन वहां भी मैंने कई शोज करे, कई इंटरव्यूज करे, मुझे सफलता मिली। तो इसका मतलब प्रकृति चाहती थी कि मैं इस जगह पर आऊं। एक तो आपको बिना किसी तैयारी के किसी स्थिति में लाना, तो वहां भी आपको सफलता देना, ये प्लानिंग फिर परमात्मा की थी। जैसे कि कोई भी हो, चाहे मीडिया पर्सन हो, कोई एक्टर हो, बिजनेसमैन हो, सक्सेसफुल जब होते हैं, स्टेप्स हम लोग चढ़ते हैं, तो कंट्रोवर्सी साथ में साथ चलती है। तो इन कंट्रोवर्सी से कैसे आप डील करते हैं? क्योंकि आपको जैसा कि मालूम होगा सर कि जब आपने सच बेधड़क टीवी चैनल की लॉन्चिंग की थी, तो विनायक शर्मा नाम जो है वो पूरे राजस्थान के, पूरे इंडिया में ऐसे बूम हो गया था। और उसके बाद मैं जैसे कि मीडिया स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि हर जगह पर आपकी चर्चा थी जी। बहुत लोगों ने आपके इस काम को अप्रिशिएट किया कि इतनी सी एज में इतनी चीजें आपने अचीव की, लेकिन उसी के साथ ही बहुत लोगों ने इल्जाम भी लगाया, अरे इसको तो ये सपोर्ट मिल रखा है, ये बैकअप है, वगैरह वगैरह चीजें बहुत सारी चलती है। तो इन सब चीजों को आप कैसे देखते हो, कैसे डील करते हो? देखिए, कंट्रोवर्सी और सत्य में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कंट्रोवर्सी मतलब होता है नॉन एक्सेप्टेंस, कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप सत्य को अगर अपनाओगे नहीं तो आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करो। तो एक युवा जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आया है, जो कुछ दिनों पहले इंटर्नशिप कर रहा था, आज वो खुद का एक मीडिया हाउस लेके आता है, और इतना बड़ा मीडिया हाउस लेकर आता है जिसकी लॉन्चिंग ही पूरे इंडिया में चर्चा का विषय होती है। अल्बर्ट हॉल पे लॉन्चिंग होती है, हजारों की तादाद में जिसमें लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, राजनेता होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, और एक ऐसा सेटअप जो आज राजस्थान में दूसरा नहीं ऐसा बनता है। तो एक नॉन एक्सेप्टेंस कुछ लोगों के अंदर आती है कि यार ये संभव नहीं, उन्हें पता है ये घटित हो रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तो जब वो मानने को तैयार नहीं होते तो फिर वो उसमें कमियां देखते हैं, उसमें दोष देखते हैं, उसमें भेद देखते हैं। तो इससे भी कोई परहेज नहीं है, देखिए, क्योंकि आप सत्य पे रहिए, क्योंकि आपका जो सत्य है वह सत्य है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं हो सकती। कोई माने, कोई ना माने, कोई उसे अच्छा कहे, कोई उसे बुरा कहे, सत्य कभी ना घटता है ना कभी बढ़ता है। हमने सत्य को पकड़ कर रखा, हमने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि कोई क्या कह रहा है, या कोई किसी ने अपनी प्रशंसा की तो उसको भी सर पे नहीं चढ़ने दिया। किसी ने कहा कि आपने इस कम उम्र में इतना अच्छा कर लिया, यही सब कुछ कर लिया, तो मेरे लिए ये भी सफलता नहीं। जो मेरा ध्यान पहले जिस चीज में था मैं वो कर रहा था, आज मेरा ध्यान इस चीज में लगा तो मैं ये कर रहा हूँ, और कल मेरा ध्यान किसी और चीज में लगेगा तो मैं वो करूंगा। एट प्रेजेंट, वर्तमान में जहां मेरा ध्यान है, जहां मेरी सोच है, मैं उस कार्य को 100% ईमानदारी से करता हूँ। तो ना मुझे प्रशंसा विचलित करती है, ना मुझे निंदा विचलित करती है। इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति निंदा भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि उसकी नजर से वो चीज उसे एक्सेप्ट नहीं हो पा रही, और कोई प्रशंसा कर रहा है तो उसको बहुत बड़ी चीज लग रही है, इसलिए वो प्रशंसा कर रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है। सर, जैसे कि जब आपने चैनल लॉन्च किया था उस टाइम पर आपकी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी थी एकदम, और आज जब मैं आपके सामने बैठा हूं, क्योंकि आपसे मेरा आज पहली बार साक्षात्कार हुआ है, आपकी मतलब पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो चुकी है। ये इतना बड़ा चेंज अचानक से कैसे हो गया? देखिए, ये बीज बचपन से ही था। जब ऋषिकुल में गया तो बचपन से आप देखेंगे, या मेरे पुराने उस वेशभूषा में भी देखेंगे, तो मैं कंटेंट यही बोलता था। हमेशा से मेरा कंटेंट यही रहा है, मेरा प्रचार यही रहा है, मेरा माध्यम यही रहा है। मैं उस परमात्मा पर ही आश्रित हूँ। मैं ये नहीं कहता कि विनायक अपने बल से कुछ कर सकता है, अपने बल से संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता, बल केवल परमात्मा का है। बाद में मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि क्यों ना, चाहे एज ए सीईओ, एज ए एंटरप्रेन्योर,
आज मैं आध्यात्मिकता को अगर बढ़ा रहा हूं तो मैं वेशभूषा भी वही पहनूं, क्योंकि यह वेशभूषा कोई अध्यात्म की नहीं है, मेरी भारतीय वेशभूषा है जी। और अगर मैं एक भारत का व्यापारी हूं, मैं एक भारत का एंटरप्रेन्योर, मैं एक भारत की संस्कृति को प्रचार कर, तो अगर आज मैं इसी वेशभूषा में बैठूंगा एज ए एंटरप्रेन्योर, तो आज देश के और एंटरप्रेन्योर्स के भी दिमाग में ये आना चाहिए कि आप विदेश में भी जाएं तो इस वेशभूषा में जाएं, क्योंकि ये भारतीयता का प्रतीक है। ये कोट पैंट पहन लेने से मैं बिजनेसमैन नहीं बन जाऊंगा, बिजनेसमैन में मेरे आइडिया से बनूंगा, मैं एक सफल उद्यमी अपनी मेहनत से बनूंगा। वहां पे वेशभूषा का कोई रोल नहीं है, लेकिन वेशभूषा क्यों होती है कि आपकी संस्कृति को प्रेजेंट करती है, और मेरी संस्कृति कोट पैंट और टाई नहीं है, मेरी संस्कृति कुर्ता पजामा है, धोती कुर्ता है। अगर मैं इसमें भी जाता हूं तो भारत का सम्मान आगे आगे बढ़ेगा, भारतीय संस्कृति को जानने के प्रति लोगों की रुचि बढ़ेगी। बस इतना सा डिफरेंस, और कोई नहीं। मैंने आपका एक स्टेटमेंट पढ़ा था जहां पर आपने एक लाइन थी उसमें कि मेरा जीवन जो है वो सनातन धर्म को प्रचार करने के लिए और उसकी शिक्षा को लोगों तक प्रसारित करने के लिए है। जी। तो जब हम किसी धर्म से जुड़े होते हैं और व्यक्तिगत रूप से किसी धर्म के साथ चलते हैं और वहीं पर मीडिया में काम करना, कभी दोनों का क्लैश या फिर ऐसा नहीं हो कि चीजें कोई स्पीड ब्रेकर है बीच में, कहीं पर आपको नहीं लगा कि एज ए मीडिया पर्सन धर्म को बीच में रखना सही नहीं है? मैं बात अध्यात्म की कर, देखिए धर्म क्या है, धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है। ठीक है। आदमी जो सोच रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म है, वो तो मत है। 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, 800 करोड़ मत हो सकते हैं कि मैं इस मत को मान रहा हूं, मैं इस मत को मान रहा हूं। धर्म केवल एक है, सत्य जी, सनातन शाश्वत जो आत्मा का है। मीडिया मेरी भौतिक जिम्मेदारी है, वो लोगों का सेवा करने की जिम्मेदारी है, रोजगार देने की जिम्मेदारी है, शरीर का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी है, लेकिन मेरी आत्मा की क्या जिम्मेदारी है? सर्वप्रथम हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, इसका पहला कर्तव्य आत्मा के प्रति है, दूसरा शरीर के प्रति है। व्यक्ति ने पहला शरीर के प्रति बना लिया, इसलिए शरीर से जुड़े स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो पूरी जिंदगी मेहनत करता है। लेकिन जो असल में आप हो, शरीर का नाम रजत है, लेकिन आप रजत थोड़ी हो। अगर आप रजत होते तो पैदा होते हॉस्पिटल में घोषणा होती कि रजत हुआ है, नहीं लड़का हुआ है, फिर बाद में उसका नाम रजत रखा गया है। तो जो आया है, जो आज है, जो इस शरीर को साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, उसका पहला दायित्व अध्यात्म है। और अगर मुझे भगवान ने ये अवसर दिया है, ये शिक्षा दी है, ये ज्ञान दिया है बचपन से, या मुझे कुछ समझ में आ रहा है, तो मैं इसका दान करना चाहता हूँ, मैं इसका प्रसार करना चाहता हूँ, मैं इसका प्रचार करना चाहता हूँ। और अगर मेरे मूल में अध्यात्म होगा तो मैं मीडिया में और बेहतर काम कर पाऊंगा, क्योंकि वहां मेरे स्वार्थ आड़े नहीं आएगा। सर, जैसे कि कई सारे प्रिंट मीडिया हैं और टीवी चैनल हैं, कई बार हम देखते हैं जो फाउंडर होते हैं किसी भी मीडिया हाउस के, वो बैक स्टेज वर्क करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ऐसी धारणा है मीडिया इंडस्ट्री में कि जब भी कोई फाउंडर वगैरह आगे आकर काम करता है तो एक प्रेशर उनके ऊपर होता है, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर ही क्यों ना हो। और आप तो खुद एक प्राइम टाइम शो करते हैं चैनल पर, विजन विद विनायक, तो कभी पॉलिटिकल प्रेशर या फिर किसी अलग टाइप का प्रेशर फेस करना पड़ा है? नहीं, प्रेशर लेने का विषय है। देखिए, प्रेशर आप लेंगे तो होगा, देने का विषय है ही नहीं कि कोई मुझे दे रहा है मैं ले ही नहीं रहा, तो फिर उसका कोई मायने नहीं रखता। मैं किसी भी जब मैं अध्यात्म में हूँ, जब मैं बात ही आत्मा और ब्रह्म की कर रहा हूँ, तो मुझे क्या ये शारीरिक भौतिक या पॉलिटिकल प्रेशर इफेक्ट करेंगे? जब मैं बोल ही रहा हूँ कि ब्रह्म को जानो, सत्य को जानो, और जब मैं उसी माइंडसेट के साथ अपनी भौतिकता में काम करता हूँ, तो किसी प्रकार का कोई प्रेशर कभी मायने नहीं रखता, और ना मुझे तो आता भी नहीं। तो नेचर जानते हैं, तो कभी कोई भी गलत प्रेशर किसी राजनेता के द्वारा नहीं आया। हम बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ काम करते हैं, एकदम बेधड़क होके काम करते हैं, जो हमारा नाम है। इसीलिए चैनल का नाम भी सच बेधड़क जी, क्योंकि सच बेधड़क ही हो सकता है, जहाँ झूठ होगा वहाँ धड़कनें तेज होगी। सर, हाल ही में मैं आपका सोशल मीडिया अकाउंट देख रहा था, क्योंकि मैं आपका बहुत पुराना फॉलोवर हूँ, तो मैंने देखा कि उस पर बहुत सारी रील्स है महाकुंभ को लेकर भी। जी सर, आपकी कोई पोस्ट अभी तक नहीं आई महाकुंभ की? महाकुंभ पे सबसे ज्यादा वायरल मेरी पोस्ट हो रही है, आप देखिए। सर, आपके जाने की? अच्छा, मेरे जाने की? मैं देखिए, मैंने उस चीज में एक चीज कहा कि भौतिक रूप से कुंभ में जाना मायने नहीं रखता है। मैं वहां पर जाऊं एज ए सीओ, वो थोड़ा सा प्रोटोकॉल बनाऊं करूं, और जो लोग वहां पर आ रहे हैं उनके लिए अव्यवस्था हो, इसलिए मैंने अपने आप को अभी तक परहेज में रखा है। क्योंकि हम आध्यात्मिक दृष्टि से तो कुंभ में ही है, जहां पर आत्मा की शुद्धि हो वो महाकुंभ है। अगर मैं भौतिक रूप से जाकर जल में स्नान कर रहा हूं और
सबसे बड़ी धारणा ये, इसीलिए अव्यवस्थाएं हो रही है। ये फैला दिया गया है कि जो कुंभ में जाएगा और स्नान कर कर आ जाएगा उसके पाप धुल जाएंगे। आप शारीरिक रूप से अगर कुंभ में स्नान कर रहे हो तो कैसे पाप धुल जाएंगे? आपने वाचिक पाप किए हैं, आपने मानसिक पाप किए हैं, तो उसका कुंभ स्नान जारी है। और जब भीड़ कम हो जाएगी, जब एकदम व्यवस्था अनुकूल होगी, तब बिल्कुल वहां जाकर भी स्नान करके आएंगे, त्रिवेणी संगम को प्रणाम करके आएंगे। मतलब जाने का विचार तो है। निश्चित जाएंगे, निश्चित। सर हम देखते हैं कि जैसे कि महाकुंभ भी चल रहा है, पर आजकल पॉलिटिक्स और न्यूज कहीं पर पीछे नहीं रहती, चाहे मुद्दा धार्मिक हो, चाहे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। अभी इतने सारे संत, कथावाचक सब लोग जो है महाकुंभ में गए हैं, उन्होंने संगम पर स्नान किया है, लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो संत और कथावाचक है कहीं ना कहीं पर पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं। और कई बार हमें देखने पर इस तरफ से लगता है कि ये कथावाचक, ये संत जो है इस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे किसी अदर पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में दोनों का जो मर्ज होना है, आपको लगता है वो सही है या फिर अभी फिलहाल ये चीजें गलत दिशा में जा रही? देखिए, संत एक व्यवहार है, संत एक वेशभूषा नहीं है। हमारी क्या प्रवृत्ति हो गई कि हम वेशभूषा को देखकर उसे संत मानने लग गए। इस वेशभूषा के पीछे बहुत एजेंडे हैं जो लोग अपने सिद्ध करने के अंदर लगे हुए हैं। उनमें या कोई, आप कहो कि कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर में कोई फर्क नहीं, सब अपने को पुजवाने में लगे हुए हैं, सब स्वयं की प्रमोशन में लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि कोई राजनेता जाता है तो कई बड़े बड़े महामंडलेश्वर किस प्रकार से वहां पर गुलामी के भाव से काम करने लगते हैं। ये शोभनीय नहीं है, बिल्कुल भी शोभनीय। संत का काम है अध्यात्म की बात करना, ईश्वर का रास्ता बताना, परमात्मा का रास्ता बताना, स्वयं को प्रचारित करना नहीं। कोई बॉलीवुड वाला आ रहा है तो उस बॉलीवुड वाले के को आप प्रचारित कर रहे हो, क्योंकि सब आदमी स्वयं की यश कीर्ति चाह रहे हैं, स्वयं का प्रचार प्रसार चाह रहे हैं। कुंभ का महत्व कोई नहीं बता रहा है, सब अपना महत्व बता रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, और इस चीज को मीडिया में चलाओ, इसको मीडिया में छापो। तो ये जो दिशा, ये ठीक दिशा नहीं। सर आपने महामंडलेश्वर की बात की और आज हाल ही में इस चीज को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी बहुत चर्चा में रही है जी। इवन उन्होंने खुद को एक इंटरव्यू के दौरान माँ काली का स्वरूप तक बता दिया। तो इसको लेकर कुछ विचार हैं आपके निजी रूप से? बिल्कुल है, बिल्कुल है। सब कोई भी, मतलब एक बच्चा भी बता देगा कि वो सब दिखावा है, नाटक है। देखिए कि अगर उन्हें प्रायश्चित ही होता तो इस प्रकार से ड्रामा करने, महामंडलेश्वर बनने की क्या जरूरत है? आपने प्रायश्चित है तो आप प्रायश्चित भाव से जीवन व्यतीत कीजिए ना। आपको क्यों पब्लिकली एक्सपोजर में आने की जरूरत है? आप क्यों इंटरव्यूज देने जा रही हैं? आप क्यों ये बता रही हैं कि भगवान के मुझे दर्शन हो गए, मैं माँ काली का अवतार हूँ, मेरी वजह से प्रलय आई थी? तो ये आपका अहंकार है, ये आपकी अज्ञानता है, जो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का मजाक उड़वाती है। अगर आप इस प्रकार की हरकत करेंगी तो आप भी मजाक का पात्र बनेंगी और आप सनातन को भी मजाक का पात्र बनवाएंगी। तो ममता कुलकर्णी जी जो है, मुझे नहीं लगता उनको किसी भी प्रकार का कोई रियलाइजेशन है अभी। वो उनके लिए एक तरीके से पब्लिसिटी स्टंट है ये भी, यहाँ पे सुर्खियां बटोरने की कोशिश। अब तो शायद इस्तीफा भी दे दिया वापस से। निश्चित रूप से वो एक बार हाईलाइट हो गई, उन्हें पता नहीं चल सकती, क्योंकि तलवार की धार पे चलना है। सन्यास कोई मजाक नहीं है, सन्यास के अंदर जो नियम है उसको फॉलो करने के लिए त्याग की भावना। ऐसे गाइस आई थिंक मुझे लगता है इससे बेटर होता कि वो बिग बॉस में चले जाती तो शायद ज्यादा चर्चा मिलती। नहीं, आप देखिए ना कि माहौल देश में क्या है। महाकुंभ चल रहा है, बिग बॉस थोड़ी चल रहा है अभी। अभी चल महाकुंभ रहा है, प्लेटफॉर्म महाकुंभ का उन्होंने इस्तेमाल किया। और एक तरह से जो पाप है पुराने, वो धोने के लिए सबसे बढ़िया कि चोला आप भगवा पहन लो। बिल्कुल, बिग बॉस की व्यूअर्स 50 करोड़ तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए बिल्कुल भौतिक रूप से व्यूअर वहां पर मौजूद है। हाँ। तो सर उनका एक स्टेटमेंट ये था कि जो बागेश्वर धाम सरकार है, पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री फिलहाल इंडिया में टॉप ट्रेंड पे वो चल रहे हैं। उनको लेकर आपके कोई विचार हैं जो वो करते हैं, जैसे कि दिव्य दरबार लगाते हैं, प्रेतराज सरकार का दरबार लगाते हैं, और आपने भी इन चीजों की शिक्षा हासिल की है, तो आपके क्या रिव्यूज हैं इन चीज को लेकर? देखिए, ये सिद्धियां होती हैं जी। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा, इसको मैं नकारा नहीं करूंगा कि ये सिद्धियां नहीं होती है। हर प्रकार की सिद्धियां आज भारत के अंदर मौजूद है, क्योंकि आपकी आत्मा बहुत ताकतवर है और पूरा सराउंडिंग में इतनी सारी ऊर्जा है, बस आपको उस फ्रिक्वेंसी पर मैच करवाना है अपने आप को। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर बता रहे हैं इस प्रकार की सिद्धि, तो सिद्धि बिल्कुल हो सकती है। और दूसरा, मैं उनकी सिद्धि पर नहीं जाऊंगा, बस उनका एक चीज मुझे ठीक लगती है कि वो सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो कम से कम गलत तो कुछ नहीं सिखा रहे। यही बोल रहे हैं कि भगवान का नाम लो, बिल्कुल, हनुमान जी का नाम लो, और वो खुद कहते हैं कि मैं कोई सिद्ध सन्यासी नहीं हूं भाई।
सबसे बड़ी बात है वो खुद का महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं। जो एक सही पॉइंट मुझे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में लगा, वो खुद कहते हैं मैं ज्यादा विद्वान नहीं हूं, मैं भगवान का नाम लेता हूं और भगवान के नाम की वजह से ही जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है। तो ये जो सरलता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, ये मुझे पसंद है। सर ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो वहां पर मैंने पढ़ा कि गुरु कृपा से तंत्र का ज्ञान भी आपको है। तो मैं ये जानना चाह मतलब किस टाइप का, वो समझ नहीं पाया पॉइंट में, कौन किस टाइप का तंत्र, क्योंकि आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर हर चीजों के हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करो बुखार ठीक करने का तो उसका भी तंत्र मौजूद है। देखिए तंत्र क्या है, ये तंत्र को बहुत बदनाम कर दिया गया आज के जी। मैं कहूँगा बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, बहुत अच्छा यह विषय है, इस पे लोगों को समझना पड़ेगा। टोटके तंत्र नहीं होते हैं, रेमेडीज तंत्र नहीं होती, ये भटकाव है। तंत्र ब्रह्म विद्या है, जो सर्वोच्च मार्ग परमात्मा तक पहुंचने का है, वो तंत्र है जिसके अनुयायी आज मैं कहूं विश्व में बहुत कम है, बहुत कम, जिन्हें उंगलियों पर भी नहीं, मतलब आपने उंगलियों पर गिना जा सकता है, इतने कम लोगों को तंत्र की जानकारी है। तंत्र आप सोचें कि ये नींबू मिर्ची वाला तंत्र है, नहीं, ये टोटके हैं, ये रेमेडीज है, इनका तंत्र से कोई लेना देना नहीं। जिस प्रकार से भक्ति मार्ग है उसी प्रकार से तंत्र मार्ग है। तो हमारे जितने भी उच्च कोटि के संत हुए, शंकराचार्य हुए, वे सब तंत्र मार्गीय थे। यहाँ पर शक्ति की उपासना होती है, यहाँ 10 महाविद्याओं की उपासना होती है, जो कई जन्मों की तपस्या के बाद मिलती है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर जाने के बाद कोई और फैसला बाकी नहीं रह जाता। यह तंत्र की शक्ति होती है। और ये हम सौभाग्यशाली है कि इस जन्म में, शायद पूर्व जन्म के कोई प्रारब्ध रहे हैं कि इस जन्म में हमें यह मार्ग गुरु कृपा से मिला है और संपूर्ण मार्ग मिला है, जो ना कोई टोटके की बात करता है, ना कोई अंधविश्वास की बात करता है, जो ब्रह्म की बात करता है, जो परमात्मा के रहस्य की बात करता है। और निश्चित रूप से जो मार्ग, जो ब्रह्म विद्या का मार्ग आज हमारे पास है, मैं कहूँ ये इससे उच्च कोटि का मार्ग दूसरा संसार में कोई, ये सर्वोच्च मार्ग है। सर आपको जानकर हंसी आएगी, मैं पिछले कुछ टाइम से मुझे कोल्ड हो रखा था, मैं खांसी से बहुत परेशान था। मुझे मेरी फैमिली रिलेशन में जो बड़े हैं उनमें से किसी ने यूट्यूब का वीडियो शेयर किया और उसमें एक टोटका बता रखा था खांसी को भगाने का। इस अंगुली पर एक डॉट लगाओ, आपकी खांसी रुक जाएगी। तो कुछ इस टाइप के लोग भी हैं जो इसे ही तंत्र बता रहे हैं, इसे ही टोटका बता रहे हैं। तो ये चीजें वाकई में है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जब भगवान त्रेता की बात करो, जब लक्ष्मण को बाण लगा था तो भगवान राम तो स्वयं परब्रह्म थे। हनुमान जी को वैद को लेने भेजा ना, सुषेण वैद आया, संजीवनी लेने भेजा, उपचार के लिए भेजा। जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान मौजूद है तो वो भी तो हाथ हिलाकर ठीक कर सकते थे। जब अर्जुन को विषाद हुआ महाभारत के युद्ध के समय पे, जब अर्जुन विचलित हुआ तो क्या भगवान कृष्ण ने नारियल उसके वहां से उड़ाया या कोई डॉट लगाया? ज्ञान दिया, नॉलेज दी, नॉलेज से अर्जुन जागृत हुआ। तो हमें ज्ञान लेने की आवश्यकता है, हमें स्वयं साधना करने की आवश्यकता है। अगर आप छोटी छोटी भौतिक चीजों में, शारीरिक चीजों के अंदर आप सोचेंगे ये डॉट या तंत्र से फंस के रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, चेतना का स्तर बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए उपचार लीजिए, प्रॉपर मेडिकल का आप इसमें सहयोग लीजिए। अगर आपको कोई बीमारी होती है, अध्यात्म आपकी आत्मा की शुद्धि के लिए है, आपकी आत्मा को प्रबल करने के लिए, बीमारियां ठीक करने के लिए नहीं है। और जब आपकी आत्मबल मजबूत होगा, आप सही आचरण का अनुसरण करेंगे, सही दिनचर्या का अनुसरण करेंगे, तो वैसे ही शरीर मजबूत होगा। तो अध्यात्म के मार्ग से ये रेमेडीज में फंसना, इन टोटकों में फंसना, इन अंधविश्वासों में फंसना हमारे धर्म का मजाक है और कुछ नहीं है, जो आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनता जा रहा है, जिन्हें व्यूअरशिप के लिए लोग, कोई भी आ रहा है चोला पहन के और कोई कुछ भी बोल रहा है और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। सर सोशल मीडिया की हमने बात की, तो आज सोशल मीडिया जो है कहीं ना कहीं पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको टक्कर दे रहा है। निश्चित रूप से, क्योंकि कंटेंट पहले वहां पर अपलोड होता है, निश्चित रूप से होता है। हो सकता है विश्वसनीयता में अभी थोड़ी कमी, हाँ, क्रेडिबिलिटी की थोड़ी अभी डाउटफुल है, लेकिन व्यूवर्स वहां पर बहुत है और कई बार व्यूवर्स जो हैं किसी भी व्यक्ति को स्टार बना देती है। जी। हाल ही में एक शो चल रहा है सोशल मीडिया पे, बड़ा ट्रेंड कर रहा है, समय रैना नाम की एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनका शो। उसमें एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर, और वो भी पॉडकास्ट करते हैं, बियर बाइसेप्स नाम से आपने सुना होगा, वो एक ऐसा स्टेटमेंट देकर जाते हैं जो कि समाज को लज्जित करने वाला होता है और अश्लील स्टेटमेंट हम उसे बोल सकते हैं। तो सर
आपको लगता है कि ये सब चीजें होने के बाद सोशल मीडिया का भी भविष्य बचेगा कभी? देखिए, सोशल मीडिया, इंटरनेट एक वरदान है, जी। ठीक है ना? कि जो जानकारी बहुत सीमित जगह पे थी, आज वो पूरे विश्व में बहुत आसानी से पहुंच सकती है। एक ऐसा माध्यम हमें मिला है, लेकिन इसका उपयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं? आप देखिए, आपने जो व्यक्ति का नाम लिया, ये कॉमेडियन नहीं है। ये वो बातें कर रहे हैं जो एकदम हमारा निचला स्तर, जो अज्ञानी है, जो अनपढ़ है, जिनमें शिष्टता नहीं है, जो इस प्रकार की बातें करते हैं। आज गुप्तांगों के विषय में बात करना, गुप्तांगों को विषय को बोलकर जोर-जोर से हँसना, क्या ये सेंस ऑफ ह्यूमर है? मलमूत्रों के द्वारों का नाम लेना, क्या ये सेंस ऑफ ह्यूमर है? आज संभोग के लिए हमारे यहाँ शास्त्र बने हैं, कामसूत्र एक शास्त्र है। इसको छोड़कर हम आज सार्वजनिक रूप से अपनी अश्लीलता की पराकाष्ठा पर जा रहे हैं। क्या ये कॉमेडी है? ये हमारा एंटरटेनमेंट है? क्या ये हमारा मनोरंजन है? नहीं। हम हमारा जो मनुष्य योनि कब मिलती है? जब व्यक्ति की चेतना मध्यम वर्ग की होती है। जो निचले स्तर की जिनकी चेतना होती है उन्हें पशु योनि मिलती है, और जो उच्च स्तर की जिनकी चेतना होती है उन्हें मोक्ष मिलती है। तो आज मध्यम पर जब हम आए हैं, हमें एक मौका मिला है, तो हम हमारी चेतना को और नीचे ले जा रहे हैं। हम इन विषयों पर विचार कर रहे हैं। अगर हम इन विषयों पर विचार करेंगे तो कभी भी हम इस जिंदगी के सत्य को नहीं जान पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इनको तो हम गलत कह रहे हैं, लेकिन उस ऑडियंस को भी समझना पड़ेगा जो आज इन्हें व्यूअरशिप दे रही है। और ये क्यों कर रहे हैं? ये सब ये भलाई के लिए कर रहे हैं। ये कमर्शियलाइजेशन, ये गंदा बोलकर, अश्लील बोलकर, गाली बोलकर, समाज को खराब करके, आज की युवा पीढ़ी को खराब करके पैसा कमा रहे हैं। ये अपने आप को समृद्ध कर रहे हैं। अपना कमर्शियलाइजेशन इन्होंने बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन आपको बदले में क्या मिल रहा है? आप गंदगी खरीद रहे हो। आप ऐसे कस्टमर हो जो गंदगी खरीद रहे हो। क्या मेरे देश के युवा का दिमाग डस्टबिन है जिसमें कचरा डाला जाए? अरे बड़ा सौभाग्य है कि हम भारत में पैदा हुए, जहां आत्मा की बात होती है, जहां अध्यात्म की बात होती है, जहां परम सत्ता की बात होती है, जहां आत्मविश्वास की बात होती है। वहां पर हम इन चर्चाओं को मौका भी दे रहे हैं, इन्हें देख भी रहे हैं। बॉयकॉट इस प्रकार के सभी कंटेंट का होना चाहिए। एक तरफ एक व्यक्ति है जो बियर बाइसेप्स वाला, वो कहता है मैं हनुमान जी का भक्त हूं जी, है ना? कई बार वो कोई सुंदरकांड के ऊपर बात करता है, कभी हनुमान चालीसा पे बात करता है, तो और उसके बाद इस प्रकार का वो स्टेटमेंट देता है। तो सिर्फ दिखावा है मेरे भाई। हनुमान जी का नाम लेके तुम सिर्फ व्यूअरशिप लेना चाहते हो। अगर हनुमान जी का थोड़ा सा भी प्रभाव होता तो उनसे मर्यादा सीखते, क्या होती है। अगर इसे ही आप कहें कि अपनी मर्यादा को छोड़ देना, अपनी शर्म को छोड़ देना, अगर यही टैलेंट है तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। ये टैलेंट नहीं, ना ये कॉमेडी। कॉमेडी में बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए होता है, बहुत इंटेलिजेंस चाहिए होता है। आप कुछ भी बोल देना, गाली बोल देना, गलत तरीके से बोल देना, और इस पे हम हंस रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर भी दबा हुआ है। अब निकल के आ रहा है, कोई बोल रहा तो हमें हंसी आ रही है कि वो इस विषय पे व्यक्ति ने बोल दी, हमसे बहुत बड़ी बात बोल दी। आज किसी महिला के सामने पहले गाली भी निकल जाती तो हम सोचते थे कि यार कोई महिला खड़ी है, मुंह से गाली भी ना निकले। अधिकतर होता है ना लड़कों को। इतनी सभ्यता हम लोगों में पहले थी, क्योंकि नारी को हम देवी बोलते हैं। माता, हमारी माँ के प्रति हमारी क्या भावना होती है। आज हम उनके विषय में ऐसी बातें सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं। क्या रक्षा करेंगे हम देश की नारी की अस्मिता की? क्या रक्षा करेंगे आप बताइए? जब हम खुद हमारे मुंह से उनकी इज्जत को नीलाम कर रहे हैं बाजार में, तो ऐसे भाई चाहिए आज देश में, ऐसे युवा चाहिए देश में जो अपनी माँ बहनों की इज्जत नीलाम करे अपने मुख से। और सर विडंबना ये है कि उसी शो में एक फीमेल इन्फ्लुएंसर भी इसी तरीके की बातें करते हुए नजर आए। सबसे बड़ी समझने की बात है ना कि सबसे बड़ी कि आज जिस सशक्तिकरण की हम बात कर रहे थे, किसके सशक्तिकरण की हम बात करेंगे? भेड़िया आया, भेड़िया आया, जिस दिन भेड़िया आ जाएगा कौन बचाने आएगा? चोट हो जाएगी ना। तो देश की मैं युवक और युवतियों दोनों से कहना चाहूंगा कि इंटरनेट एक बहुत अच्छा माध्यम है। जैसा कंटेंट देखोगे, वैसा सोचोगे, वैसा ही विचार बनेगा। अपने विचार से निर्मित प्राणी ही जीव कहलाता है, मनुष्य कहलाता है। तो जैसी थॉट्स होगी वैसे तुम्हारा जीवन होगा। अगर इनमें जाओगे तो संपूर्ण रूप से थोड़ी सी भी परेशानी लाइफ में आएगी ना, फेस करने की ताकत नहीं बचेगी, क्योंकि दिमाग में गंदगी भरी रहेगी, वासना भरी रहेगी, जो शारीरिक भी कमजोर कर देगी, मानसिक भी कमजोर कर देगी, और पूरा जो लाइफ है पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाएगी। अभी भी वक्त है। ये कंट्रोवर्सी उठी है तो मैं कह रहा हूँ एक मौका मिला है युवाओं को सोचने और समझने का कि यार हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या अपने माता पिता के सामने ऐसी बातें आप कर सकते हो? और इन लोगों के माता पिताओं को मैं कहना चाहूंगा कि आप अप्रिशिएट कर रहे हो कुछ पैसे के लिए, अपने जीवन धन, अपने प्राण धन को नष्ट कर रहे हो आप।
क्योंकि ये बच्चे आपका प्राण धन है, आपके जीवन धन है। आज आपको ये पैसे लाके दे देते हैं, ये 4 लोग कह देते हैं कि मैं समय रैना को जानता हूं, इसकी वजह से आप इसको अश्लीलता फैलाने की स्वतंत्रता दे रहे हो। ये सोचने की आवश्यकता है और इस पर लगाम लगनी चाहिए। सर, जैसा कि आप एक मीडिया पर्सन हैं और इसी के साथ ही स्पिरिचुअल स्पीकर भी हैं, तो ऐसे मेरा एक सवाल है आपसे कि हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी मुद्दा देश में इतना बड़ा नहीं चल रहा होता, कई बार ऐसा होता है कि न्यूज की कमी होती है और ये फैक्ट है। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पर और टीवी पर भी ऐसे टॉपिक छिड़ जाते हैं, इस देश के पास इतने सारे हथियार हैं, इस देश में ये हलचल हो रही है, जल्द ही इस पर हमला होगा। इसके अलावा धर्म से रिलेटेड एक टॉपिक है कलयुग। इसको लेकर इतने सारी चीजें बड़े से बड़े चैनल ने की है, इसके इतने साल बचे हैं, इसमें ये होने वाला है, बस अब कलयुग आ ही गया, तमाम वीडियो हमको मिल जाते हैं। तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, प्रमाण शास्त्र है। सबसे बड़ी बात है कि व्यूअरशिप के लिए या कोई भी नई चीज जब हम टीवी पे प्रेजेंट करते हैं तो दर्शक आकर्षक होता है कि मुझे कोई नई जानकारी मिलेगी, लेकिन बिना तथ्यों के कभी भी जानकारी नहीं परोसनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। आधी जानकारी से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है। तो धर्म और अध्यात्म के विशेषज्ञ आज मीडिया में मुझे नहीं लगता कोई है, क्योंकि मीडिया को लेकर कहूंगा कि मीडिया हमेशा से लेफ्टिस्ट विचारधारा की रही है। हमेशा अधिकतर आप देखेंगे तो वो तो बीजेपी के शासन के बाद मीडिया का थोड़ा सा राइट स्टैंड आया, लेकिन मीडिया का कल्चर कैसा रहा है हमेशा, मैं फेवर नहीं करता जिस तरीके से मीडिया का कल्चर रहा है, उसको बिल्कुल भी मैं सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो धर्म के ऊपर बात कर रहा है, जो सनातन के ऊपर बात कर रहा है, और जो अज्ञानी साधु संतों को लाकर, जो साधु संतों के वेश में है, उनको प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो भी अपने मुंह से भ्रांतियां ही फैला रहे हैं। सबसे पहले मीडिया के जो लोग हैं उन्हें भी अध्यात्म पर रिसर्च करना चाहिए, अपने अपॉइंटमेंट आध्यात्मिक दृष्टि से करना चाहिए, जो धर्म को और अध्यात्म को समझे, ऐसे लोगों को आगे करना चाहिए। लेकिन सर, मेरी किस्मत है कि मैं ऐसे व्यक्ति के सामने बैठा हूँ जो धर्म और आध्यात्म दोनों को समझते हैं और एक न्यूज चैनल भी चला रहे हैं। तो मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ कि सर, करंट स्टेटस क्या है? वाकई में कलयुग में प्रवेश कर चुके हैं या फिर वक्त है अभी हमारे पास? कलयुग में हम प्रवेश कर चुके हैं। 5000 वर्ष पहले ही राजा परीक्षित जो थे, वो अंतिम राजा थे द्वापर के, उनके मुकुट स्वर्ण के माध्यम से कलयुग प्रवेश कर चुका था, और 4,32,000 वर्ष का कलयुग पूरी अवधि है। 4,27,000 वर्ष अभी कलयुग को समाप्त होने में बाकी है मेरे भाई। अभी तो बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप देखिए कि कानून व्यवस्था है, आप कुछ भी गलत बोलते हो तो देखो कंट्रोवर्सी बन जाती है। कोई कम से कम किसी राजा की वाइफ को तो उठा के नहीं ले जा रहा, जैसे त्रेता में रावण ले गया था। कोई अपनी बहन को जेल में तो नहीं डाल रहा, और उसके 7 बच्चों को। तो जब अंत आता है ना, जब पाप की पराकाष्ठा बढ़ जाती है, अभी तो बहुत अच्छा समय चल रहा है कि हमें ईश्वर का नाम बताने वाले भी है, हम लोगों में धर्म की भावना भी है, हम लोगों में अच्छाई भी है, हम लोगों में एक दूसरे के प्रति मदद करने का भी भाव है। दूसरा, जो कलयुग है वो बाहरी रूप में चल रहा है, लेकिन जो घटित होता है ये भीतर घटित होता है। अगर आपके विचार शुद्ध पवित्र है तो आज भी आप सतयुग में रह सकते हो, आप त्रेता में रह सकते हो, आप द्वापर में रह सकते हो। अगर आप बहिर्मुखी होंगे तो फिर बाहर के कलयुग से आपको फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप अंतर्मुखी हो तो फिर बाहर के कलयुग से आपको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो अंतर्मुखी होने पर ज्यादा प्रयास रखें। बिल्डिंगें बनती रहेगी, टूटती रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये टेक्नोलॉजी है, ये साधन है, ये सिर्फ उपभोग करने के लिए, ये जीवन नहीं। जीवन वही है जो प्रति क्षण तुम अपने भीतर जी रहे हो, उसमें ध्यान लगाओ। और ये साधन का केवल भौतिक रूप से इस्तेमाल करो, अटैचमेंट मत बनाओ। अगर इससे अटैचमेंट हो गया तो फिर आपको दुखी रहने से कोई नहीं रोक पाएगा, फिर आप कलयुग को दोष देते रहोगे। तो कलयुग भी भगवान का बनाया हुआ युग है, कलयुग भी कोई बुरा युग नहीं है जी। हाँ, लेकिन जब इसका अंत समय आएगा तब पाप की पराकाष्ठा बहुत ज्यादा हो जाएगी, और उसमें बहुत समय, 4,27,000 वर्ष बाकी है। तो सर, आज के टाइम पर लोगों की 2 विचारधारा देखने को मिलती है। एक वर्ग ऐसा है जो कि कहते हैं कि कर्म करो, अच्छे कर्म करो, पशुओं को सेवा करो और माता पिता की सेवा करो, और यहीं से जो है आपको आध्यात्मिक शांति भी मिल जाएगी। और एक वर्ग ऐसा है जो कि पूरी तरीके से पूजा पाठ और जो कर्मकांड होते हैं, हमारे हवन वगैरह होते हैं, इसको लेकर मानते हैं कि ये हमारी आध्यात्मिक शांति के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या लगता है कि कर्म और पूजा पाठ दोनों में से कौन सा मार्ग सही है, या फिर दोनों एक ही मार्ग पर हमें मिलने वाले हैं? इसका सबसे अच्छा उदाहरण श्रीमद् भगवद गीता है। जब शुरू हुई तब भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को कर्म योग बताया कि तू कर्म कर, कर्म की प्रधानता बताई। फिर आगे गए 6 अध्याय के बाद तब ज्ञान योग बताया
कि कर्म करने से तेरी बुद्धि निर्मल होगी। बुद्धि निर्मल हुई तो तू ज्ञान की ओर जा, क्योंकि तूने कर्म करे तभी बुद्धि निर्मल हुई। मैं कर्म ही नहीं करूंगा तो मेरी बुद्धि में निर्मलता नहीं आएगी। फिर तू ज्ञान तत्व को जान। अब तू तत्व को जान गया, अब तू भक्ति कर। फिर भक्ति योग बताया। अब भक्ति भी कर ली तो 18वें अध्याय में भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तूने कर्म भी कर लिया, तूने ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया, तूने भक्ति भी कर ली, अब सब छोड़ दे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अब तू मेरी शरण में आ जा। तो चाहे तुम कर्म करो, चाहे तुम ज्ञान मार्ग पे चलो, चाहे तुम भक्ति करो, अंत में जो लक्ष्य है वो शरणागति है। शरणागत जो हो गया, जो एकदम सब कुछ छोड़ के, मैं का अहंकार छोड़ के, अगर मैं के अहंकार से कर्म कर रहे हो तो वो भी कोई काम का नहीं है। मैं के अहंकार से ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो तो वो भी कोई काम का नहीं है। मैं के अहंकार से अगर भक्ति कर रहे हो तो वो भी कोई काम की। मैं के अहंकार को कि मैं कर रहा हूं, इस अहंकार को व्यक्ति को छोड़कर सिर्फ शरणागत होना पड़ेगा। अगर ध्यान से सोचोगे रजत तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। तुम बच्चे थे, तुम अपने बचपन को रोक पाए? तुम बड़े हुए या प्रकृति ने बड़ा किया? प्रकृति ने। तुम क्या जवानी रोक पाओगे? क्या तुम बुढ़ापा रोक पाओगे? ना तुमने अपना जन्म कंट्रोल किया, ना तुमने बचपन कंट्रोल किया, ना तुमने युवावस्था कंट्रोल की, ना तुमने वृद्धावस्था। तो तुम कर क्या रहे हो? तुम केवल साक्षी हो, तुम सिर्फ देख रहे हो। तुमने अपना बचपन घटित होते देखा है, तुम अपनी जवानी घटित होते देख रहे हो, तुम अपनी वृद्धावस्था को भी देखोगे और तुम अपनी मृत्यु को भी देखोगे, क्योंकि मरेगा कोई है ही नहीं। सब देखोगे। तो दृष्टा भाव से, कर्ता भाव को छोड़कर जीना ही सही बात है। सर ऑडियंस का तो पता नहीं, पर इस पॉडकास्ट के बाद मेरे विचारधारा जरूर बदल जाने वाली है। नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। सही विचारधारा पे चलो, वक्त है, समय है। जितनी जल्दी जाग गए, ये खेल लगेगी भौतिक दुनिया। यहाँ पे कुछ भी प्राप्त करना खेल लगेगा। जब इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैं तो पार्टी एक बहुत बड़े सिस्टम का हूं, कभी छोटी मोटी परेशानियां जो तुम्हें विचलित कर देती है, जब इससे अटैचमेंट छूट जाएगा तो कोई संकट तुम्हारे आगे संकट नहीं है। सर लेकिन आज की जो जनरेशन है, हम लोग देखते हैं वो कर्म में नहीं बल्कि रील्स में ज्यादा विश्वास रखती है। लाइक हम देखते हैं कि अभी महाकुंभ का हम एग्जाम्पल ले लें एक, तो वहां पर जितने भी यंगस्टर गए हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी संगम पर स्नान करना नहीं है। उनकी है कि पहले रील बनाकर डालूंगा, सबको बताऊंगा कि भाई मैं महाकुंभ में आया हूँ। जी। तो भविष्य में जो जनरेशन अब है, क्या वो इस धर्म के मार्ग पर, कर्म के मार्ग पर चलने के काबिल आपको लगती है कि वाकई में कर पाएंगे? देखो, मेरा प्रयास है कि मैं लाऊं इस मार्ग पे, ऐसे और भी लोगों का प्रयास है, लेकिन जो समझाने वाले हैं वो खुद ही इस चीज में फंसे हुए। तो कौन शिक्षा देगा, कौन इस मार्ग पर लेके आएगा? प्रेरणा देनी पड़ेगी। हमें हमारे कर्तव्य को समझना पड़ेगा। आप भी पॉडकास्ट करते हैं, आप भी इस इंटरनेट के माध्यम से जागरूकता फैलाते, तो आप भी इस मार्ग पे युवाओं को लाओ। एक कर्तव्य लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझाएंगे और हम भी उसके जाल में फंस जाएंगे, तो चाहे पॉपुलैरिटी ना मिले लेकिन कहो सत्य, कंटेंट सही बोलो, दो लोगों का भी जीवन परिवर्तन हो, ये बहुत है। जब इस दिशा में काम होगा तो आप देखिए कि जब इस नकारात्मकता को ताकत मिली है तो इस पॉजिटिविटी को डबल ताकत मिली है। लेकिन उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। रील्स बहुत अच्छी बात है, बनाइए, लेकिन जानकारी ऐसी दीजिए जो सामने वाले के दिमाग में भविष्य में उसका भला करे, उसका हित करे। ये नहीं कि उसका और दिमाग खराब कर दे, उसको और वासनाओं में लिप्त कर दे, उसको और नेगेटिविटी की ओर ले जाए और उसे और डुप्लीकेसी की ओर ले जाए। व्यक्ति जब थोड़ा बहुत खुद भी जागरूक होगा, उसके अंदर खुद भी सत्य को जानने की व्याकुलता होगी, तो वो भी सही गलत में फैसला कर पाएगा। नहीं तो आज केवल दिखावे में, पहनावे में भ्रष्ट होकर व्यक्ति धर्म की राह पर जा रहा है, जो सबसे बड़ा धर्म है। सर इससे जुड़ा तो मेरा एक पर्सनली भी आपसे सवाल ये है कि कई बार जैसे कि जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, इस पर भगवान की कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से जो है मेरा व्यूअरशिप अच्छी है, ठीक ठाक है, मेरा काम चल रहा है जी। लेकिन कई बार मेरे को ऐसे कंटेंट भी पता होते हैं कि यार मैं इस पर वर्क करूंगा ना तो मेरे पास व्यूअर्स ज्यादा होंगे और शायद मेरी इनकम भी बढ़ जाए, पर मेरे को पता है कि वो कंटेंट सही नहीं है। तो ऐसे में जो है क्या करना चाहिए? मतलब कई बार ऐसा लगता है यार कर लेते हैं काम, क्या दिक्कत है, दुनिया कर रही है। रणवीर ने किया ना, ऐसा ही किया। सही चल रहा था, उसने क्या किया कि इससे व्यूअर आ रहे हैं, समझ रहे ना कि यार मैं भी कर लेता हूँ, मेरे भी क्या हुआ, एक ही झटके में सब खत्म। तो देखिए, गलत को तुम कभी सही जस्टिफाई नहीं कर सकते, गलत गलत ही रहेगा।
तुम अपना काम ये सोच के करो कि आज के 20 साल बाद में मेरा ये कंटेंट अगर कोई उठाकर देखेगा तो मुझ पर उंगली नहीं उठा पाएगा। दूसरी बात, तुम उस दिशा में मत जाओ जहां लोग जा रहे हैं, है ना। एल्टो चलाने वाला तुम्हें सिखाया कि मर्सिडीज है क्या सिस्टम है? तुम लोगों को मर्सिडीज चलाना सिखाओ। तुम वो अलग जगह हो कि ये छोड़ो ये देखो, ये छोड़ो ये देखो। जब तुम पूर्णता से इस पे काम करोगे तो उससे कहीं ज्यादा व्यूअरशिप तुम्हारी होगी, क्योंकि इस आत्मा का नेचर जो है ये सब नहीं है जो हो रहा है। ये सिर्फ बहका रखा है मन ने। जिस दिन मन को छोड़ना लोग चालू करेंगे ना, ये सब छूट जाएगा। आप देख लेना, इसीलिए इन चीजों की लाइफ नहीं है। कुछ दिन के लिए बुलबुले के समान उठते हैं लेकिन फिर नष्ट हो जाते हैं। सत्य था, अध्यात्म की बात त्रेता से हो रही है, द्वापर से हो रही, सतयुग से हो रही है, आज भी हो रही है। कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही छोटा व्यक्ति हो, किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, अध्यात्म से अछूता नहीं है। तो यह एक ऐसा मार्ग है जो आज नहीं आने वाले जन्मों में भी तुम्हारे साथ रहेगा। इस पे की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। बाकी की हुई मेहनत सब नश्वर है, सब नष्ट हो जाएगी जी। उस जानकारी का कोई महत्व नहीं। हम जो सब ये कह रहे हैं ज्ञान नहीं, जानकारी, ज्ञान तो केवल ब्रह्म ज्ञान है, बाकी कोई ज्ञान नहीं है। ये पढ़ाई भी जानकारी है, इट्स ओनली इन्फॉर्मेशन। हम जानकारी को इकट्ठा करके ज्ञानी समझ रहे हैं खुद को, ज्ञानी नहीं, हम जानकार हैं। हमारा इन्फॉर्मेशन है जो बदलती जा रही है। आज देश का राष्ट्रपति कौन है, कल कौन होगा, आज प्रधानमंत्री कौन है, कल कौन होगा, सिर्फ जानकारी ही तो है। ज्ञान तो वो है जो सदैव एक जैसा है, वो अध्यात्म है। तो जो जब तुम उस पर बात करोगे, जब तुम उसको प्रचारित करोगे, तो निश्चित रूप से तुम मुझसे लिखवा कर ले जाना। तुम्हारा उद्देश्य वही होना चाहिए कि इसको मैं प्रचारित करूंगा। फिर तुम देखना व्यूअरशिप अपने आप कितनी आगे जाती। समय हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, जिनको जल्दी मिल रहा है वो जाएंगे भी जल्दी, जिस स्पीड से आए वो उसी स्पीड से जाएंगे, लेकिन तुम्हारा स्थायित्व हो जाएगा, तुम सदैव रहोगे। राम नाम, राम राजा त्रेता में हुए थे, आज भी राम का नाम है। बेटा में राजा कितने हो गए, बहुत लोगों की यश कीर्ति हुई, लेकिन क्या कोई राजा का चरित्र आज बोला जाता है? नहीं, पूरे विश्व में रामायण बोली जाती है, कृष्ण का चरित्र बोला जाता है। क्योंकि सत्य को कोई नहीं मिटा सकता, सत्य सदैव है, शाश्वत। जब सत्य के विषय को पकड़ोगे तो तुम्हें यश कीर्ति भी मिलेगी, तुम्हें भौतिक सुख भी मिलेगा, तुम्हें आत्मिक सुख भी मिलेगा। इस मार्ग को कर लो। सर, हाल ही में सोशल मीडिया पर और मीडिया में एक बहुत ही चर्चा का विषय था, प्रेमानंद जी महाराज के बारे में आपने सुना होगा जी। और संपूर्ण भारतवर्ष में उनको काफी ज्यादा सम्मान दिया जाता है जी। पर जो रात को उनकी यात्रा निकलती थी, जहां पर वो लोगों का साक्षात्कार करते हुए अपने स्थान पर पहुंचते थे, हाँ। हाल ही पर उस पर लोगों ने प्रोटेस्ट कर उसे रुकवा दिए, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत शोर शराबा होता है, रात भर लोग वहां पर रहते हैं और ऐसे में उनकी पर्सनल लाइफ बहुत इम्पैक्ट हो रही है उससे, तो इस कारण से उसको रोक दिया गया। सोशल मीडिया पर लोग सपोर्ट में आते हैं कि जो कृष्ण के स्वरूप जैसे कि लोग ने मानते हैं कि उनके दर्शन को आपने त्याग दिया केवल इस कारण से कि आप रात को सो नहीं पा रहे, चैन की नींद। तो आपका सर किस तरफ रुझान है इस चीज में, आप किस तरफ स्टैंड करते हैं कि उन लोगों की तरफ कि नहीं, रोक देना चाहिए नींद सबसे पहले, या फिर उन लोगों की तरफ जिन्हें लगता है कि उनके दर्शन मात्र से सब कुछ काफी होने वाला है? देखो, भारत को एक बात समझनी चाहिए, पूरे देश को मैं ये कहूंगा कि हम लोग क्या करते हैं कि प्रेमानंद जी कोई अच्छी बात बता रहे हैं, उसको सुनकर उसका अनुसरण करने के बजाय प्रेमानंद जी को देखने चले जाते हैं। अब वो अच्छी बात करेगा, हमें उन्हें देखना है, उनकी बात को सुनकर अनुसरण नहीं करना है उसका। प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं उसका अनुसरण करो, उसको मानो। अब उन्होंने अच्छी बात कही तो उनकी रील्स वायरल हुई, उनके वीडियोस वायरल हुए, तो लोगों ने जाकर उनको देखना स्टार्ट कर दिया, है ना। उससे कोई बदलाव आएगा? लोग वहां रोड पर आके ढोल बजाएंगे, डांस करेंगे, क्यों जाते हैं? वो खुद दिखने जाते हैं कि हम आज गए और हमने प्रेमानंद जी के दर्शन किए। प्रेमानंद जी से मतलब नहीं उनको। आज इतनी भीड़ को आप कहो कि प्रेमानंद जी से मतलब नहीं, जिसको प्रेमानंद जी से मतलब होगा वो प्रेमानंद जी के वचन को सुन के उसका अनुसरण करेगा। उनके पॉडकास्ट में आकर उसकी क्लिप काट कर डालना कि मैं प्रेमानंद जी के जाकर आया हूं, मैं वृंदावन में। हमारे साथ बहुत बड़ी बात फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा, तू वृंदावन गया, तू प्रेमानंद जी के नहीं गया, तो हमें लगा पता नहीं हमने क्या मिस कर दिया, जैसा आज चल रहा है फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमारे देश में बातों से चलता है ना ये कि तूने ये नहीं किया, राम मंदिर में तो अयोध्या नहीं गया, ओ मतलब तेरा जन्म ही व्यर्थ हो गया। तू कुंभ नहीं गया, भीड़ क्यों बढ़ रही है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या अरे वृंदावन में प्रेमानंद जी के दर्शन नहीं किए तो वो
पूछेंगे लोग, फिर आपस में रिश्तेदार पूछते हैं एक दूसरे से, तुम वहां गए प्रेम? अरे हम तो गए थे, हम तो 2 बजे जाके आए, हम तो 1 बजे जाके आए। क्या ये बदलाव है? क्या ये परिवर्तन है? नहीं, दिखावा है। वो दर्शन नहीं, वो प्रदर्शन है। प्रेमानंद जी तो उसी रूटीन को कब से फॉलो कर रहे हैं, वो तो कब से अपनी यात्रा पे निकलते थे। तो ये तो प्रेमानंद जी की थोड़ी गलती है, उन लोगों की गलती। उन लोगों पे रोक लगानी चाहिए, ना कि प्रेमानंद जी की किसी भी दिनचर्या में व्यवधान पैदा करना चाहिए। ये लोगों को समझना चाहिए कि हम प्रेमानंद जी का अनुसरण करें। आज उन लोगों के कारण प्रेमानंद जी की दिनचर्या बाधित हो रही है, जबकि वो ऐसे संत नहीं है कि उन्हें ये यश कीर्ति चाहिए, उन्हें ये सब चाहिए। वो तो अपनी बात को बड़ी सरलता से लोगों के समक्ष रख रहे हैं। लेकिन हम दर्शन नहीं, हम प्रदर्शन में फंस चुके हैं। अगर हमें दर्शन ही करना है तो यूट्यूब पे हो रहा है, उनकी बातों को आप मानिए, उनका सबसे बड़ा सपोर्ट यही होगा। सर जब सच बेधड़क टीवी चैनल की शुरुआत हुई थी तो अल्बर्ट हॉल पर बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था और बहुत कमाल की ओपनिंग इसकी हुई थी, लॉन्चिंग हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आपके शो में आए। हाँ। और बहुत टाइम के बाद ऐसा देखने को मिला कि राजस्थान में फिर से फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक्टिव हो रही है। हाँ। और वो कहीं ना कहीं क्रेडिट सच बेधड़क को जाता है जी। क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म देना केवल प्रमोशन के लिए एक्टर्स को जी, और शो में बुलाकर आपने उनसे जो सवाल किए वो लोगों ने देखे और खूब एंटरटेनमेंट भी लोगों का हुआ। हाँ। लेकिन वहीं पर हम राजस्थान की फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं तो आज पूरी तरीके से गायब नजर आती है। देखिए कि कोई भी व्यक्ति है ना, यहाँ पर अभी तक ऐसा नहीं है कि हृदय से इसको उठाने के लिए काम कर रहा हो। सबने थोड़े थोड़े प्रॉफिट के लिए काम किया। हम करें, हमें सब्सिडी का पैसा मिल जाए, हमें इसका पैसा मिल जाए, इसी में लोगों ने फंस के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को किया, थोड़ा बहुत उसमें कुछ कमाया और फिर उसको विलुप्त कर दिया। ये सबसे बड़ा आप देखिए, नहीं तो राजस्थानी म्यूजिक इंडस्ट्री की मैं बात करूं कि राजस्थान के सॉन्ग्स पूरी दुनिया में नहीं हो सकते। हमारा घूमर आप देख लीजिए, बॉलीवुड के अंदर राजस्थानी भाषा के अंदर अब गाने चलने लग गए। तो कमाल की म्यूजिक इंडस्ट्री हमारी। अगर केवल सबसे पहले राजस्थान की म्यूजिक इंडस्ट्री को उठाने का काम किया जाए तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अलग पहचान बना सकती है। लेकिन हम यहाँ काम करने के बजाय निजी स्वार्थ के अंदर, बहुत छोटे निजी स्वार्थ के अंदर इस इंडस्ट्री को हमने कभी पनपने नहीं दिया। दूसरा बैरियर हमारे साथ लैंग्वेज का आता है कि कोटा में अलग लैंग्वेज है, आप करौली आ जाओ अलग लैंग्वेज है, आप शेखावाटी में चल जाओ अलग लैंग्वेज है, आप मेवाड़ में चल जाओ अलग लैंग्वेज है। तो एक लैंग्वेज हम को लेकर हमारे साथ कभी सहमति नहीं बनी पाई कि राजस्थानी भाषा की इस लैंग्वेज पे हम काम कर सकते हैं, जो भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक अपनी इंडस्ट्री का रहा है, राजस्थान की इंडस्ट्री। लेकिन राजस्थान में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का कंटेंट, राजस्थान की लोकेशन, राजस्थान का म्यूजिक कमाल का। अगर इस पे ढंग से पूरा प्रोफेशनल तरीके से काम किया जाए तो निश्चित रूप से राजस्थान की इंडस्ट्री पूरे विश्व में जैसे आज साउथ की इंडस्ट्री है उसी तरीके से पॉपुलर हो जाएगी। तो सर विजन विद विनायक का नया सीजन जो है वो कब आने वाला है? देखिए, तो जब कोई सेलिब्रिटी आता है हम उनसे संपर्क करते हैं या जब मेरा मन रहता है कि ठीक है कर लेते हैं तब मैं कर लेता हूँ। मैं तो इस चीज को प्रायोरिटी देता ही नहीं। कई फोन आए, कई सेलिब्रिटीज आए तो उन्होंने कहा, मैंने मना कर दिया कि नहीं अभी तो मन ही बिल्कुल रूप से करने का। और कई लोग तो आते हैं बहुत व्यक्तिगत भी जुड़ जाते हैं। कई बॉलीवुड स्टार्स है वो तो बहुत पर्सनल, आज भी उन लोगों से बात होती है क्योंकि वो आते हैं तो एक अलग माहौल उन्हें आध्यात्मिक देखने को मिलता है, जुड़ते हैं तो बड़ा इंप्रेस होके जाते हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे तो शो में लोग पर्सनली बोल के जाते हैं अपने लिए, जो अधिकतर शो में नहीं होता है। किसी में भी जाते हैं वो अपनी बात कहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बोल के जाते हैं, वो मेरे लिए बोल के जाते हैं। तो इतना अट्रैक्शन उन लोगों को होता है। मुझे बॉलीवुड का वो कोई अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन ठीक है मीडिया इंडस्ट्री में तो उसको एक धर्म मानकर मैं शो को कर लेता हूँ। नहीं सर, एक ये भी पॉइंट है कि उनको भी राजस्थान के अंदर जो है बहुत टाइम के बाद शायद ऐसा प्लेटफॉर्म देखने को मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वरना राजस्थान में सर इस चीज को लेकर एंटरटेनमेंट वाली बीट पर जो है न्यूज चैनल बहुत कम है जो काम कर रहे हैं। नहीं अभी तक हुआ ही बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है क्योंकि सही एक्सपीरियंसेस लोगों के खराब हो जाते हैं। कोई बॉलीवुड से जुड़ता है तो कोई ठगी का मामला हो जाता है। तो मुझे पर्सनल लोगों ने बताया कि ऐसे भी एक्सपीरियंसेस बॉलीवुड वाले लोगों के साथ हो जाते हैं, फिर वो खुद भी बचते हैं। तो क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री के अंदर कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनके साथ एक सही रूप में स्टैब्लिश करें ताकि राजस्थान की मीडिया का नाम बाहर खराब हो। सर जैसे कि आप न्यूज चैनल के फाउंडर हैं तो इस फील्ड में बहुत कंपटीशन चलता है और आपके कई कंपेटिटर्स ऐसे हैं और कई सारे न्यूज चैनल ऐसे हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अब टीवी के साथ साथ ओटीटी और अलग अलग इवेंट्स वगैरह इनमें भी उतर चुके हैं तो और अलग अलग चीजों में अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपका भी कुछ ऐसा है
कि इन फ्यूचर ओटीटी पर जाना है या फिर अलग टाइप की कोई बीट निकालनी है? सच में धड़क का मोबाइल ऐप है और आप देखिए बहुत कमाल का मोबाइल ऐप है, हम उतर चुके हैं इन सब चीजों पे। इन सबसे पहले हम काम करते हैं इवेंट्स, आप देखेंगे तो कैलाश खेर का एक इवेंट हमने 15 जनवरी को किया था, गदर फिल्म को लेकर प्रमोशन गौरव टावर पे। देख, हमारे इवेंट्स देखने लायक होते हैं। हम छोटे कॉमर्शलाइजेशन के लिए इवेंट करते ही नहीं। जब सच में तक इवेंट करता है तो पूरे जयपुर में चर्चा होती है। दूसरी बात रही कॉम्पिटिटर की, मैं कॉम्पिटिटर इसलिए अपना किसी को नहीं मानता कि मेरी उम्र में मात्र 2 साल में ये सेटअप कोई नहीं कर पाया। जो भी ग्रुप से, या तो कोई बड़े बड़े घरानों के हैं जो दिल्ली से चल रहे हैं, जो भी यहाँ पे ग्रुप है वो 8-10 लोग मिलकर चला रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल रूप से आज इस तरीके का कोई मीडिया ग्रुप राजस्थान में नहीं चल रहा है। और जो मात्र 2 वर्षों के अंदर इसको इतना प्यार मिला हो, कोई 10 वर्ष है, कोई 11 वर्ष है, कोई 15 वर्ष है, तो केवल समय की वजह से उनकी पहचान है कि उनको इतना टाइम हो गया। लेकिन सच में धड़क की पहचान अपने काम की वजह से, अपने इवेंट्स की वजह से, अपनी क्रिएटिविटी की वजह से है, जो आगे बहुत बढ़ने वाली है। और सच बेधड़क अभी अपने कई नए प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करने वाला है बहुत ही जल्द। साथ ही अपना एक राष्ट्रीय चैनल भी लॉन्च करने वाला है दिल्ली से, जिसकी भी ऑलमोस्ट पूरी तैयारियां हो चुकी है। और शायद सर फर्स्ट टाइम ही आपने एक बार मैंने बोल दिया, तो ये एक्सक्लूसिव हो गया हमारे चैनल के लिए, हो गया आपके लिए। चलिए सर, आपका मैंने बहुत टाइम लिया है, पर कुछ सवाल मेरे और है छोटे छोटे, उसके बाद हम एंड करेंगे। मुझे पता है आपका ऑलरेडी मैं टाइम ज्यादा ले चुका हूँ। अब मैं सर आपको 2 ऑप्शन देने वाला हूँ, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक। क्यों? क्योंकि देखिए प्रिंट को लेकर रुझान लोगों का थोड़ा सा कम हो गया। मोबाइल पर लोग आ गए, ई पेपर को ज्यादा पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ज्यादा पढ़ रहे हैं। हार्ड कॉपी को, क्योंकि घरों पे लोग रहते ही नहीं है, कोई कहाँ रह रहा है, कोई ट्रेवल कर रहा है, तो निर्धारित रूप से जो घर पर रहता है, जो जिसका टाइमिंग फिक्स है, उसके लिए प्रिंट मीडिया है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक सब जगह अवेलेबल है, चाहे वो पूरी दुनिया में चला जाए। चलिए सर, अगले सवाल से जो है मुझे रील मिलने वाली है, सुधीर चौधरी या रजत शर्मा? दोनों ही ठीक है देखिए, क्योंकि दोनों अपनी फील्ड के अंदर अच्छे से, अपन कहेंगे एक चूज इस पे अपन करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों अपने अपने फील्ड में अच्छे। फिर भी सर कोई एक की तो मैं रजत शर्मा को प्रायोरिटी दूंगा। आपकी अदालत के कारण? हाँ, आपकी अदालत, और जो उनका कहने का तरीका है, जो उनका खोज का तरीका है, और जिस प्रकार से वो, जैसे आपकी अदालत अपन देख रहे होते हैं और जब वो ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं तो उनकी रिसर्च पर बड़ा इंप्रेस में होता हूँ कि कितनी कमाल की रिसर्च है कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति स्तब्ध हो जाता है। बिल्कुल भी मैनेज्ड शो नहीं होता उनका। वो कहते हैं कि पहले से मैनेज, ऐसा कोई शो आपकी अदालत मुझे लगा नहीं है। सर बॉलीवुड मूवीज और साउथ मूवीज? साउथ में, क्योंकि भारतीय संस्कृति बची है वहां पे, धर्म की बात कर रहे हैं वो लोग। तो सर बॉलीवुड साउथ के सेलिब्रिटीज को ही बुलाइए फिर शो में। और निश्चित रूप से अब बुलाएंगे आगे, क्योंकि वो आप फिर भी आप देखिए कि बॉलीवुड तो पूरी तरीके से उस चीज को छोड़ चुका, लेकिन आज भी भारतीय संस्कृति पूरी अगर देखने को मिलती है। हमारे अवतारों पे, जो शरब अवतार हुआ था उस पे बॉलीवुड पे कोई बात नहीं, लेकिन साउथ मूवी में फिल्म बनी हुई है, तो ये बहुत मुझे अट्रैक्ट करता है। और सर प्रमोशन के लिए तो जयपुर आना ही पड़ता है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, तो मैं बिल्कुल, हमारा प्रयास रहेगा आगे। और सर फूड, मतलब वैसे तो आपके बारे में एज ए मीडिया पर्सन, एज ए स्पिरिचुअल स्पीकर हर कोई जानते हैं। पर्सनली निजी जिंदगी में सर आपकी मतलब डे आउट कैसा रहता है, लाइफस्टाइल किस टाइप की है? देखिए लाइफस्टाइल बहुत सामान्य सी है, बहुत एकदम सामान्य व्यक्ति की जो लाइफस्टाइल होती है। सुबह उठते हैं, अपने नहा धो के पूजा करते हैं, फिर ऑफिस के कोई काम होते हैं तो वहां आ जाते हैं, थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, सब लोगों से बातचीत कर लेते हैं, ऑफिस का काम कर लेते हैं, रात को जाके फिर पूजा कर लेते हैं। बाकी मेरा क्या रूटीन ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा रहता है कि मैं कभी वृंदावन रहता हूँ, कभी मैं काशी रहता हूँ, कभी मैं अयोध्या रहता हूँ, कभी मैं गुजरात रहता हूँ। और एक एक दिन में कई बार नॉन स्टॉप हमने 26-26 घंटे भी ट्रैवल करा है कि हम काशी से सीधा गुजरात आ गए। तो ऐसी लाइफ बड़ी रहती है। मतलब ट्रैवल करने के आप शौकीन बहुत है, पहाड़ों में बहुत रहता हूँ, गंगा किनारे बहुत रहा हूँ। ये चैनल लॉन्च करने से 2 महीने पहले गंगा किनारे था मैं, जंगल में। अच्छा। हाँ, मतलब आप सोचेंगे कि कोई बहुत कॉर्पोरेट मीटिंग्स, कुछ नहीं चलती थी। 2 महीने, मेरी फोटोज भी मौजूद है कि 2 महीने में जंगल में रहकर मैं गंगा किनारे साधना की है, उसके बाद आके ये चैनल लॉन्च किया है। तो किसी प्रकार के सहयोग के बिना, पता नहीं कैसे होता गया, ये मुझे भी नहीं पता। लोगों ने बहुत नाम जोड़े, इसका नाम जोड़ा, उसका नाम जोड़ा, उसका सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट मैं कहूंगा नहीं है, केवल परमात्मा का सपोर्ट है। सर लेकिन जैसे कि पहले आप नॉर्मल एक स्टूडेंट थे, उसके बाद आपने इंटर्नशिप की, उसके बाद आपने चैनल लॉन्च किया, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो भी चेंज हुई है डेफिनेटली। ऐसे में फाइनेंशियल कंडीशन जब चेंज होती है तो लाइफस्टाइल में भी चेंजेस होते हैं, कई चीजों के शौक लग जाते हैं। लाइक मैंने पॉडकास्ट किए हैं तो मुझे पता चला कि एक एक्टर थे, उनको वॉच कलेक्शन का बहुत शौक था। हाँ। किसी को कार कलेक्शन का शौक होता है, वैसा कुछ शौक है आपका? मेरे पास 3000 ग्रंथ है।
मैं ग्रंथ खरीदता हूँ सबसे ज्यादा। जहां भी जाता हूँ ग्रंथ जरूर खरीद के आता हूँ। मेरे को और किसी चीज का शौक नहीं है। मेरा अधिकतर जो खर्चा है वो आप देखेंगे बुक्स को खरीदने पे होता है, ग्रंथों को खरीदने पे होता है। मुझे ज्ञान का बड़ा शौक है कि जहां से मिल जाए वहां से ले लो। और आप कहेंगे किसी चीज का मेरे को कोई शौक नहीं, ना मुझे कपड़ों का शौक है, ना मुझे वॉच का शौक है, ना मुझे कोई आप कहेंगे गाड़ी वाड़ी का ज्यादा शौक है। मुझे कोई किसी चीज का शौक नहीं। मुझे बुक्स का बड़ा शौक है, मुझे ग्रंथों का बड़ा शौक है। जहां भी जाता हूँ मैं वो जरूर लेकर आता हूँ। जी। तो सर फूड में क्या पसंद करते हैं सर? मेरे को साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है। मैंने लिख रखा था कि नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन। साउथ इंडियन, साउथ इंडियन मुझे बहुत पसंद है। पचने में बड़ी आसानी रहती है, कहीं भी जाओ इजीली अवेलेबल होता है, टेस्ट में अच्छा होता है, नुकसान बिल्कुल नहीं करता। एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा सर, और एज ए पर्सनैलिटी आपको कौन ज्यादा पसंद है, ये मेरा सवाल है। नरेंद्र मोदी जी या फिर राहुल गांधी जी? नरेंद्र मोदी जी। एज ए पर्सनैलिटी? हाँ, एज ए पर्सनैलिटी मुझे नरेंद्र मोदी जी पसंद है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक कर्मयोगी है, नरेंद्र मोदी जी एक साधक है। आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ का आरोप आज नरेंद्र मोदी पे नहीं है। किसी भी पॉलिटिक्स के अंदर आप आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगा लो, लेकिन प्रमाणित आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी को लेके, जैसे मैं बात घुमा भी हूं, तो कई मुझे धर्म गुरु जो जिनको मैं मानता हूं, बड़े बड़े संतों ने कहा है कि ये सच में देश के प्रति समर्पित, जिनका अनुभव नरेंद्र मोदी जी के साथ रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी का जब अपन जीवन देखेंगे कि कहीं ना कहीं कनेक्टिंग सा लगता है कि एकदम मध्यम वर्ग के परिवार से आए, कोई सपोर्ट नहीं था, पीछे कोई भी नहीं था, मेहनत के दम पे सब कुछ अर्जित किया। तो आज इस देश का प्रत्येक युवा जो संघर्ष कर रहा है वो नरेंद्र मोदी जी की लाइफ से कनेक्ट कर सकता है, राहुल जी की लाइफ से कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी प्राइम मिनिस्टर, दादी प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के बच्चे ही कर सकते हैं, लेकिन कनेक्ट अगर कोई कर सकता है नरेंद्र मोदी जी के जीवन से ही किया जा सकता है। चलिए सर, लास्ट सवाल है, उसके बाद एंड करेंगे। जो हमारा यूथ है, खासकर जो जर्नलिज्म से जुड़े स्टूडेंट्स है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक तो है ना, सबसे बड़ी बात जर्नलिज्म के सारे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि कई बार इनको ये रिग्रेट होता है कि हमने गलत फील्ड क्यों नहीं चूज कर लिया। एग्जैक्टली है ना, क्योंकि क्या होता है, कई जो लोग फेल हो गए कुछ ना करने की वजह से, वो कहते हैं कुछ नहीं रखा जर्नलिज्म में। जो बड़े बड़े मैं कहूंगा जिन्हें वो भाई साहब मानते हैं या जिनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो इस प्रकार की बात उन लोगों को समझाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत कमाल का फील्ड है, बहुत स्कोप है, आगे बढ़ने वाला फील्ड है, सबसे ज्यादा जरूरत आने वाले समय पे इसकी पढ़ने वाली है। लेकिन अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना, किसी से इन्फ्लुएंस मत होना। सबसे बड़ी बात है कि रीजनल ट्रेडिशनल मीडिया में आदमी जाता है, रिपोर्टिंग करता है, वो 4-5 पुराने पत्रकारों से मिलता है, वो उस जैसा ही उसे बना लेते हैं, एक दूसरे को खबर भेज देना बस। जब तक क्रिएटिविटी पे नहीं आओगे, हम भी तो जीरो से उठे ना, इंटर्न थे, इंटर्न से चैनल एंटरप्रेन्योर ही बन गए। मैं क्यों कह दूं कि फील्ड में कुछ नहीं रखा है, बहुत कुछ रखा है, कमाल की फील्ड है, सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, है ना, दुनिया घूमने को भी मिलेगी, पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिससे आप इन टच रहेंगे, लेकिन किसी के प्रभाव में मत आना, इन्फ्लुएंस नहीं होना, इंस्पायर होना है। जो इन्फ्लुएंस होंगे वो खत्म हो जाएंगे, जो इंस्पायर होंगे वो आगे निकल जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगा, क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, टेक्नोलॉजी को साथ साथ समझो। केवल क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में मुझे क्या होता है कि बहुत पुरानी बातें पढ़ाई जाती है जो प्रैक्टिकल फील्ड में काम नहीं आती है। तो आप साथ साथ आज क्या डिजिटल मीडिया में चल रहा है, क्या इलेक्ट्रॉनिक में चल रहा है, आपकी डिलीवरी में मैटर करती है और कुछ मैटर नहीं करता। आप एट प्रेजेंट, दूसरी बात है, किससे कहानियों में नहीं फंसना है। आपको लोग फंसाएंगे, आप कई पुराने पत्रकार मिल जाएंगे, हमने तीर मारा था 90 में, आज वो कोई काम का नहीं है। तो कभी भी उस चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होना। वर्तमान में हम क्या डिलीवर कर सकते हैं, हमेशा एज ए एंटरप्रेन्योर मैं कह रहा हूं, अगर मैं किसी को हायर करूंगा तो मैं ये देखता हूँ ये व्यक्ति आज क्या डिलीवर कर सकता है, मुझे उसके इतिहास से कोई मतलब नहीं, आज उसका जुनून क्या कहता है, आज उसका जज्बा क्या कहता है। अगर उसमें काम करने की अलग है तो फायर तो फिर हम बना देंगे उसे, लेकिन सबसे बड़ी इच्छा शक्ति, विल पावर, वो जरूर रखे। कमाल की फील्ड है। मीडिया से जुड़ी नॉलेज आपको मिली और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हम लोगों के लिए निकाला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ऑडियंस को भी बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करे और सपोर्ट करे हम यंगस्टर को भी, ताकि आप ही की तरह और भी कमाल के जो हमारे आइडल्स है, जो हमारे लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं, उनको हम लेकर आए हैं और उनसे समय लें और सभी तक
मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए कि आपके जीवन में इतना अच्छा कंटेंट जब आएगा कि कोई व्यक्ति मेहनत करके आपके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है जो आपके जीवन के अंदर बदलाव लेकर आएगी, तो ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, मोटिवेट करने की जरूरत है। और रजत, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करें, बहुत आगे बढ़े। मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।